हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। इस समय दो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिनमें से पहली अपडेट है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बारे में, जिनकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है और ये भारत को ब्लैकमेल करने के सपने देख रही थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है दुनिया के सभी देशों में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की क्या स्थिति है उसको लेकर। एंड इसमें जो अमेरिका, यूके, फ्रांस और इवन जापान की जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर तो इन सब देशों को शर्म आ जानी चाहिए। वहीं पर भारत की परफॉर्मेंस देखकर तो अमेरिका को अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांध लेनी चाहिए। अब ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत को टारगेट करने में अमेरिका सबसे आगे होता है। आपने नोटिस किया होगा कि अमेरिका और कुछ हद तक ब्रिटेन भी, ये सब देश भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल लॉज का पाठ पढ़ाते हैं और भारत को सिखाने की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा लोकतांत्रिक देश कैसा होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को कैसे काम करना चाहिए, माइनॉरिटीज को कैसे संतुष्ट करना चाहिए। जबकि जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही है उसमें इनकी खुद की हालत देखकर हमको हंसी आ रही है। पहली अपडेट की बात करें तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना चाइना जा रही हैं और साथ में बांग्लादेश ने चाइना से $5 बिलियन का लोन लेने का फैसला किया है। लेकिन लोन देना तो दूर की बात है, चाइना ने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की ऐसी बेइज्जती कर दी है जो कि शेख हसीना को उम्र भर याद रहने वाली है। न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अपना चाइना का दौरा बीच में ही छोड़कर जल्दी से वापस आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने शेख हसीना के साथ कुछ ही मिनट्स की मीटिंग की और उसके बाद कह दिया कि उनकी जगह चाइनीज प्राइम मिनिस्टर यानी कि चाइना के प्रधानमंत्री, जो कि नाम मात्र के लिए होते हैं, उनके साथ मीटिंग करेंगे। जबकि डिसाइड ये हुआ था कि शेख हसीना और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच कई सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी और कई घंटों की मीटिंग होगी। इसके साथ ही चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि चाइना के विदेश मंत्री वांग ये ने भी शेख हसीना के साथ कोई भी मीटिंग नहीं की और वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर से मिलने नहीं आए। जबकि दूसरे देश से जब भी कोई लीडर आता है तो फॉरेन मिनिस्टर्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश ने चाइना से $5 बिलियन का लोन मांगा था, लेकिन चाइना ने केवल $100 मिलियन के फाइनेंशियल एड पैकेज देने की एश्योरेंस दी। यानी $5 बिलियन तो भूल जाओ, $100 मिलियन भी नहीं दिए, केवल आश्वासन दिया कि वो बांग्लादेश को $100 मिलियन की मदद देंगे। यानी जितना मांगा था उसका केवल 2% ही चाइना देगा। ये वही हो गया कि आप किसी से 100 रुपए मांगे और सामने वाला आपको 100 की जगह 2 रुपए देकर भगा दे। इसके साथ ही बांग्लादेश की सरकार ने चाइना से रिक्वेस्ट की थी कि शेख हसीना चाइना की मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज के साथ वहां पर मीटिंग करना चाहती हैं, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने उसका भी अरेंजमेंट नहीं किया था। इसके अलावा चाइना के जो सरकारी न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की विजिट को ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं दी थी। न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश में जो चाइनीज एम्बेसी है उसने बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को भरोसा दिया था कि उनकी विजिट के दौरान चाइना उनको कुछ $1 बिलियन की फाइनेंशियल एड जरूर देगा और बांग्लादेश चाइना के लिए काफी सारी इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए शेख हसीना को चाइना की विजिट से काफी सारी उम्मीदें थी, लेकिन इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद शेख हसीना ने 3 दिन की चाइना विजिट को बीच में कट शॉर्ट किया और वो दूसरे दिन ही बांग्लादेश वापस आ गई। न्यूज आ रही है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को अपनी बेटी की खराब सेहत का बहाना बनाना पड़ा। अब बांग्लादेश के पास बस भारत का ही सहारा है। बांग्लादेश भी इस समय बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस की दहलीज के ऊपर खड़ा है। अमेरिका के साथ खराब रिलेशंस के चलते IMF और वर्ल्ड बैंक तो बांग्लादेश की मदद करेंगे नहीं, इसलिए बांग्लादेश को एक ही देश से उम्मीद है और वो है भारत। बांग्लादेश के पास इस समय केवल $17 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स बचे हैं और $17 बिलियन से बांग्लादेश केवल 2 महीने के लिए ही इंपोर्ट कर सकता है। अगर ये अमाउंट और कम हुआ तो बांग्लादेश की सरकार के पास इंपोर्ट्स के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। इसलिए बांग्लादेश की सरकार को इस समय $5 बिलियन इमीडिएटली चाहिए। चाइना ने तो खैर बांग्लादेश को बेइज्जती करके भगा दिया। अब देखना ही होगा कि क्या भारत की सरकार बांग्लादेश की मदद करती है या फिर नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बांग्लादेश की सरकार भी कल को चाइना के सामने कुछ ना कुछ गिरवी रख सकती है। बांग्लादेश के पास टोटल 75 के करीब आइलैंड्स हैं, यानी कि छोटे छोटे टापू हैं और चाइना की नजर इनके ऊपर काफी समय से है। अगर $5 बिलियन के लोन को सिक्योर करने के लिए बांग्लादेश कल को चाइना को एक आधा आइलैंड लीज के ऊपर भी दे देता है तो इसको लेकर हमें हैरान नहीं होना चाहिए। खैर, बांग्लादेश भी चाइना को भारत को ब्लैकमेल करने के लिए पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इस बार वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में फैसले बदलते समय बिल्कुल नहीं लगता है, क्या पता कल को चाइना किसी और शर्त के बदले बांग्लादेश को $5 बिलियन का लोन दे भी दे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भारत ने $4 बिलियन देकर श्रीलंका की सरकार की मदद की थी, जैसे भारत ने श्रीलंका को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला था, क्या वैसे ही भारत की सरकार को बांग्लादेश को $5 बिलियन का लोन देना चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि यूएस से ही आ रही है। दरअसल पीयूष रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दुनिया के टॉप 30 लोकतांत्रिक देशों में जाकर वहां पर एक सर्वे किया। इस सर्वे में इन सभी देशों के लोगों से पूछा गया कि इन सब देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो हाल चल रहा है, इनके देश की सरकारें जिस तरह से लोकतंत्र को चला रही हैं, क्या ये उससे संतुष्ट है, यानी कि खुश है, जिसको लेकर लोगों को हाँ या फिर ना में जवाब देना था और कुछ ने तो जवाब दिया भी नहीं।
एंड जो इस रिसर्च में डेटा सामने निकल कर आ रहा है वो काफी शॉकिंग डेटा है। अब हम सभी 30 देशों को तो खैर कवर नहीं कर सकते हैं, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सभी मेजर देशों की बात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि उनके मुकाबले भारत ने कैसा परफॉर्म किया। खास बात यह है कि ये सर्वे इसी साल 2024 का ही है, इसलिए इस सर्वे में लोगों ने लोकतंत्र के बारे में जो भी राय दी है वो आज भी एप्लीकेबल है और इस डेटा को नकारा नहीं जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में 52% लोगों ने कहा कि वो अपनी सरकार से सेटिस्फाइड है और 46% लोगों ने कहा कि वो अपने लोकतंत्र से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कनाडा ने फिर भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद जब अमेरिकन लोगों से पूछा गया कि उनके देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरह से चल रही है, क्या वो उससे संतुष्ट है, तो इसके जवाब में केवल 31% अमेरिका ने कहा कि वो अपने देश के लोकतंत्र से खुश है, जबकि 68% अमेरिकन ने कहा कि उनके देश में डेमोक्रेसी की जो कंडीशन चल रही है वो उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और ये वाकई में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका का बहुत ही बड़ा फेलियर है। 68% अमेरिकन यानी कि अबाउट 70% अमेरिकन अपने देश के लोकतंत्र से ही खुश नहीं है और संतुष्टि नहीं है, और ये लोग भारत को ज्ञान बांटते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की। ब्रिटेन में भी केवल 39% लोगों ने कहा कि वो अपने देश की डेमोक्रेसी से खुश है, जबकि ब्रिटेन के 60% लोगों ने कहा कि वो अपने देश में लोकतंत्र की स्थिति से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, यानी कि 60% लोग अपने देश की सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके बाद ये सर्वे फ्रांस में भी हुआ था और जब फ्रांस के लोगों से सेम चीज पूछी गई तो फ्रांस में केवल 30% लोगों ने ही अपने देश के लोकतंत्र के ऊपर संतुष्टि जताई। 65% फ्रेंच लोगों का कहना था कि जिस तरह से उनके देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थिति है वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हमारे क्वाड अलाई जापान की। जापान के लोग भी अपनी देश की सरकारी व्यवस्था से काफी दुखी नजर आए। रिसर्च में पता चला कि जापान के केवल 31% लोग अपने देश में लोकतंत्र से खुश है, जबकि 67% जापानीज लोगों ने कहा कि वो अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और यहाँ पर भी अमेरिका जैसा ही हाल है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। भारत के क्वाड अलाइज और वेस्टर्न देशों में ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस सबसे ठीक ठाक है। हालांकि ये भी इंडिया से काफी नीचे हैं, लेकिन अमेरिका, जापान और यूके इन सब के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने देश की सरकारी व्यवस्था से काफी खुश नजर आए। रिपोर्ट के मुताबिक 60% ऑस्ट्रेलियंस ने कहा कि वो अपने देश में लोकतंत्र से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, और केवल 39% लोग ही अपने देश में डेमोक्रेसी से खुश नजर नहीं आए। अब जो ये दुनिया के टॉप 30 देश थे ये सारे लोकतांत्रिक देश थे, और इसमें सबसे टॉप के ऊपर है सिंगापुर और फिर सेकंड के ऊपर है भारत। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के 80% लोगों ने इस सर्वे में कहा कि उनके देश में जिस तरह से लोकतंत्र चल रहा है वो उससे बिल्कुल संतुष्ट है और पूरी तरह से खुश है। सिंगापुर में केवल 19% लोग ही अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से नाखुश हैं। वहीं पर सेकंड बेस्ट भारत की बात करें तो भारत में 77% लोगों ने कहा कि भारत में जिस हिसाब की लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है वो सब बढ़िया है और वो काफी खुश भी हैं। केवल 20% भारतीय देश के लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाएंगी ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो भारत को लोकतंत्र का ज्ञान देते हैं, भारत की सरकार को माइनॉरिटीज को कैसे खुश करना है, ओपोजिशन के लीडर्स को जेल में डालना है या फिर नहीं, इसको लेकर ये भारत को जो भी ज्ञान देते हैं ये खुद अपने लोगों के सामने फेल साबित हो रहे हैं, और इनकी हिम्मत है कि ये भारत को सिखाने की कोशिश करते हैं। इन सब देशों में लोगों का वहां पर लोकतंत्र से विश्वास उठ रहा है। वोटिंग परसेंटेज हिस्टोरिक लो के ऊपर चली गई है। यहाँ के लोग इलीगल इमिग्रेशन से काफी तंग आ गए हैं। अमेरिका में तो ब्लैक इमिग्रेंट्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, और यूरोप के देशों में लोग मुस्लिम माइग्रेशन से काफी तंग आ गए हैं। इसी कारण से वहाँ के लोकल सब अपनी लोकतांत्रिक सरकारों से काफी तंग आ गए हैं, क्योंकि यही इलीगल इमिग्रेंट्स उनके देश में आकर सबसे ज्यादा क्राइम्स कर रहे हैं और वहाँ के कल्चर को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये डेटा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और नए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर को डेमोक्रेसी की ट्यूशंस लेने के लिए, यानी कि लोकतंत्र की ट्यूशंस लेने के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास आना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से सीखना चाहिए कि लोकतंत्र कैसे चलाया जाता है। आई होप कि ये देश ये डेटा देखें और दोबारा भारत को माइनॉरिटीज, ह्यूमन राइट्स, सिविल सोसाइटी या फिर कश्मीर के मामले में हमें टारगेट ना करें। पहले खुद के गिरेबान में झांक लें।